डॉक्टर संध्या मुरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र हरदा से। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका जो शीर्षक है वो पोषण ग्रह वाटिका है और इसकी हमारे जीवन में क्यों आवश्यकता है, इसका क्या उद्देश्य है, हमको क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, पोषण वाटिका, अवधारणा और महत्व। इस मॉड्यूल में हम पोषण वाटिका की अवधारणा, उसके उद्देश्य तथा फल सब्जियों के पोषण महत्व को समझेंगे। मॉड्यूल 2, पोषण वाटिका हेतु आवश्यक आधारभूत तैयारियां। इस मॉड्यूल में हम पोषण वाटिका की स्थापना हेतु भूमि, मिट्टी, खाद, जल प्रबंधन एवं आवश्यक संसाधनों की तैयारी के बारे में जानेंगे। मॉड्यूल 3, पोषण वाटिका का डिजाइन और लेआउट योजना। इस मॉड्यूल में हम पोषण वाटिका के वैज्ञानिक लेआउट, बेड संरचना, पौध दूरी तथा विभिन्न डिजाइन मॉडलों को समझेंगे। मॉड्यूल 4, फसल चयन एवं विविधीकरण रणनीति। इस मॉड्यूल में हम मौसम, पोषण आवश्यकताओं और पारिवारिक उपयोग के आधार पर उपयुक्त फसलों के चयन तथा पोषण वाटिका में फसल विविधीकरण की रणनीतियों को समझेंगे। मॉड्यूल 5, फसल चक्र एवं उत्पादन प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम फसल चक्र की अवधारणा, बुवाई एवं रोपाई का सही समय, सिंचाई और पोषण प्रबंधन के माध्यम से सतत एवं अधिक उत्पादन की विधियों को जानेंगे। मॉड्यूल 6, जैविक फसल सुरक्षा एवं आर्थिक लाभ विश्लेषण। इस मॉड्यूल में हम जैविक कीट रोग प्रबंधन उपायों के साथ साथ पोषण वाटिका से होने वाले खर्च, बचत और आर्थिक एवं पोषण लाभों का विश्लेषण करेंगे। वास्तव में यदि देखा जाए तो पोषण वाटिका जो है वो घर के चारों ओर सुलभ स्थान में बनाई गई वाटिका, जिसे हम पोषण वाटिका कह सकते हैं। इसमें मकान के चारों ओर की जमीन, बरामदा और छत भी सम्मिलित होते हैं, या हम कहें कि घर में उपलब्ध जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर व्यवस्थित ढंग से बनाई गई बागवानी, जिसमें कि हम सब्जियों एवं फलों की खेती कर सकते हो, उसको हम पोषण वाटिका का नाम दे सकते हैं। यह घर के आसपास में जो पर्याप्त हमारे लिए जो स्थान है उससे हम सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्वों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, और इसका उपयोग जो हम करेंगे वो घर के आसपास हमारे पास जो उपलब्ध स्थान है, और मुख्यतः हम ध्यान देंगे कि घर के पीछे के खाली स्थान में यदि इसको किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि घर का जो कचरा होता है उससे हम कंपोस्ट बना सकें, और इसके साथ ही साथ जो हमारे घर में व्यर्थ अतिरिक्त पानी होता है उसका उपयोग भी हम इस वाटिका में कर सकते हैं। आज यदि हम देखें कि हमारी थाली में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पोषण वाटिका सबसे वो हमारा जो एक प्रमुख सोर्स है, या हम कहें कि आप जो यदि इसको देख रहे होंगे, आप जो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NIN जो हैदराबाद में स्थित है, वो ये हमको बता रहे हैं कि हमारे थाली में कम से कम 100 ग्राम फल होने चाहिए और कम से कम 400 ग्राम हमारी थाली में सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, वहीं दालें, अंडे, मांस, इनकी मात्रा 85 ग्राम है, और जो नट्स होते हैं या गिरी होती हैं उनकी मात्रा जो है वो 35 ग्राम के आसपास हमारी दैनिक मात्रा हमारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ दूध और दही की जब बात करें तो 300 मिलीलीटर। तो हम अपनी थाली में यदि हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा जो हमको दिखाई दे रही है वो हमारे फल और सब्जियों की मात्रा है, जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को हम दूर कर सकते हैं और विभिन्न रोगों से जो है हम अपना बचाव कर सकते हैं। कि हमारे देश में सब्जियों की उपलब्धता की यदि हम बात करते हैं तो सिर्फ 150 ग्राम ही है, और इस कमी को हम पोषण बगिया के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। कि जो 400 ग्राम सब्जियों की भी जो हमको राष्ट्रीय पोषण के जो निर्देशानुसार हमको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अनुसार हमको कम से कम हमारे आहार में 100 ग्राम हरे पत्तेदार सब्जियां होना चाहिए, 100 ग्राम कंद और मूल वाली सब्जियां होना चाहिए, एवं 200 ग्राम अन्य सब्जियां। इस तरीके से कुल 400 ग्राम सब्जियों की हमको आवश्यकता होती है, पर जो आंकड़े बता रहे हैं कि उपलब्धता हमारे पास मात्र 150 ग्राम ही है, जिसको कि हमको 400 ग्राम तक लेके जाना होता है। पर अब जो समय है या
वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है फल और सब्जियों के महत्व को समझने लगा है। पहले के समय में फल हमारे यहाँ रेयर या बहुत कम मात्रा में आया करते थे, पर आज हमारे घरों में फलों और सब्जियों की उपलब्धता की बात करें तो बाजार से लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं और अपने आहार में फलों और सब्जियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। और पोषण वाटिका जो होती है हमारी जगह के हिसाब से छोटी पोषण वाटिका या बड़ी पोषण बगिया में भी हम प्राथमिकता देते हैं। छोटी बगिया यदि हमारे पास है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको सब्जियों पे जाए, थोड़ा सा स्थान हमारे पास पर्याप्त हो तो हमको फलों की तरफ भी जाना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि ज़्यादा स्थान है हमारे पास तो हमको फूलों की तरफ भी हम और औषधीय वृक्षों की तरफ भी हम जा सकते हैं। इस जो प्रशिक्षण है, जो ये लेक्चर है, इसके माध्यम से हमारे शिक्षार्थी जो हैं, ये प्रशिक्षणार्थी जो हैं, वो क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसका जो पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे कि पोषण बगिया के लिए कौन कौन से ऐसे आवश्यक बिंदु हैं जो कि होने चाहिए, फिर इसमें कौन कौन सी सब्जियां जो हम लगा सकते हैं और उनकी क्या विधि हो सकती है, बगिया की रूपरेखा जो होगी वो किस तरीके की होगी, इसका आर्थिक उपयोग क्या होगा, और कौन कौन सी जो हैं किस मौसम में हम सब्जियों को इसमें लगा पाएंगे, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम इसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ जब पोषण बगिया की हम बात करते हैं, पोषण गृह वाटिका की जब हम बात करते हैं, तो बहुत से हमको उपकरणों की भी आवश्यकता होती है, जो कि छोटे छोटे टूल्स जिनको हम कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमको जैसे कि अपनी भूमि की तैयारी के लिए कुछ आवश्यकताएँ होंगी, इसके साथ ही साथ पानी के लिए हमको आवश्यकताएँ होती हैं, कुछ जो है कंपोस्ट पिट की हमको आवश्यकता होगी, और हमारी नर्सरी की भी आवश्यकता होगी, जिसमें कि हम आगे चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि पोषण वाटिका पोषण सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली का प्रभावी माध्यम है। सबसे जो आवश्यक बिंदु होता है कि भूमि की उर्वरता कैसी होनी चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी हमारी जो यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो पौधों का जो वृद्धि और विकास जो है वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इस भूमि का जो भी हम पोषण बगिया के लिए हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं, उसका pH 6 से 7.5 के आसपास यदि रहता है तो वो सबसे उपयुक्त होता है। किंतु यदि हमारी भूमि क्षारीय है या अम्लीय है या रेतीली है तो उपज पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और इस समय हमको अपनी भूमि को सुधारना होगा। यदि भूमि क्षारीय होती है तो इसमें जिप्सम का उपयोग किया जा सकता है, और इसके साथ हम pH को बैलेंस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारी भूमि अम्लीय है तो चूने का प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि पत्थर यदि हमारी भूमि में है तो गहरी जुताई करके हम पत्थरों को हटा सकते हैं, या चिकनी या रेतीली भूमि है तो गोबर की खाद का प्रयोग करें और इसको हमारी भूमि को जो है पौधों को उगाने लायक हम बनाएं। जिससे क्या होगा कि हमारी जो भूमि यदि सही होगी तो उसमें जल धारण क्षमता भी ठीक होगी, उसके साथ ही साथ उसकी संरचना में भी जो है सुधार होगा। गमले आदि में मिट्टी भरकर भी जो है आज के समय में हम अपना पौधों या पोषण बगिया में कुछ हद तक हम पौधों को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमको गमले में जब भी आप मिट्टी भरें तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग हमको गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो पौधों की वृद्धि और विकास के लिए उर्वरक या खाद जो होते हैं उसकी उपलब्धता होनी चाहिए, अन्यथा जो है इसका प्रभाव जो है उपज पे निश्चित तौर पे हमको दिखाई देता है। पर हमको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि रासायनिक हालांकि हम इनकी पूर्ति जो है रासायनिक उर्वरक के द्वारा या जैविक उर्वरक जैसे कि कंपोस्ट है या गोबर की पकी हुई खाद है या नाडेप खाद है, इनका उपयोग हम कर सकते हैं, पर सबसे बेहतर है कि हमको जैविक खाद की तरफ ही हमको जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमारे पोषण बगिया में खाद का गड्ढा भी होना चाहिए, जिसमें कि हम रसोई घर से निकले हुए कचरे, रसोई से बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ, गृह वाटिका की फसलों के अवशेष या जो डंठल वगैरह होते हैं उनका उपयोग हम गृह वाटिका के कोने में खाद का गड्ढा बना करके इसमें डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको पका करके और जैविक खाद हम तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें यदि हम ऊपर की तरफ बांस या लकड़ियों से एक पंडाल का रूप दे दें तो इसमें बेल वाली सब्जियों को भी काफ़ी आसानी से चढ़ाया जा सकता है। हम बात करते हैं पौधशाला की कि जब रोपे की बात करी जाए, जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी, प्याज, पपीता, बहुत सी कलम जो हम अपने पोषण वाटिका में लेकर के जाते हैं, इनके लिए हम एक नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधशाला तैयार कर सकते हैं और एक
जो हम कहें कि एक बेड में इनको लगा करके और हमारी फसलों के लिए हम आने वाले समय में इनको उपयोग कर सकते हैं। और इसकी जो पौधशाला हम बनाएंगे पोषण उद्यान की, उसमें हमका ध्यान रखना होगा कि पर्याप्त मात्रा में धूप आनी चाहिए। और यदि हमारे पास जगह कम हो तो हम इस पौधशाला को, हम जो बांस की टोकनी होती हैं, क्योंकि ये रोपा ही है एक तरीके से, तो जो बांस की टोकनियाँ होती हैं, हमारे पुरानी बाल्टियाँ हैं या प्लास्टिक के कंटेनर हैं, उनमें भी, या थालीनुमा कोई गमले हैं, तो इनमें भी हम अपनी रोपा जो है तैयार कर सकते हैं। पर ये निर्भर करता है कि हमारी पोषण वाटिका में हमारे पास कितना स्थान हमारे लिए उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ पानी की व्यवस्था, बिन पानी सब सून की जो तर्ज है, उस पर हमारा जो पोषण वाटिका के लिए हमको पानी की आवश्यकता है, तो हमारे घर से जो व्यर्थ पानी निकलता है या रसोई घर के पीछे का जो स्थान में इसके लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि अतिरिक्त तो व्यर्थ पानी का हम उपयोग कर सकते। फिर निराई और गुड़ाई, निराई गुड़ाई की आवश्यकता पोषण वाटिका में जो सब्जियां लगाई गई हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम निराई गुड़ाई समय पे नहीं करेंगे तो पौधों के लिए जो पोषक तत्व प्राप्त होने चाहिए वो खरपतवार उनका उपयोग करने लगेंगे, जिससे कि जो है हमारी जो फल और सब्जियां हैं उस पर विपरीत प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। इसलिए समय समय पे खरपतवार निकालते रहें। उनको जो है हमने जो एक पोषण वाटिका में जो गड्ढा बना करके रखा हुआ है उसमें हमको इन खरपतवारों को डालते रहें। और इसके साथ ही साथ ये ध्यान भी रखना चाहिए निराई गुड़ाई करते समय कि कहीं पौधों की जो जड़ें हैं उसको कोई नुकसान ना हो रहा हो। और ख़ासकर हमको मिट्टी, जो हमारे पौधे हैं उन पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त पानी से भी उनको इसके माध्यम से हम बचा सकते हैं। फिर जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की है कि यंत्र और उपकरणों की भी हमको आवश्यकता होती है, जिसमें कि हंसिया है ना, जो काटने का काम करेगा, गेती है जिससे हम गत्ती, कुदाली है, फावड़ा है, सिकेटियर है, पानी के लिए प्लास्टिक की पाइप है, झारा है, फव्वारे है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमको पोषण की जो गृह वाटिका हमारी है उसके लिए आवश्यक होगा। इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि भाई कोई भी जीव है उसके लिए प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। इसी प्रकार से पोषण वाटिका में भी जो हमारे पौधे और वृक्ष लगाए गए हैं उसके लिए पर्याप्त कम से कम 8 से 10 घंटे तक प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। और जब हम पोषण वाटिका का जब लेआउट करते हैं, जब हम उसका सीमांकन करते हैं, तो उस समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो बिल्डिंग है उसकी छांव कम से कम हमारे पौधे जो हैं, छोटे बड़े पौधों के ऊपर ना आ रही हो। बड़े पौधे इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से लगाए जाए जिससे कि अतिरिक्त जो छांव है वो हमारे पौधों पे ना आ रही हो। फिर यदि हमको ऐसा जगह, उस छाँव वाले स्थान को भी हमको व्यर्थ नहीं छोड़ना है, ऐसी जगह पे हमको ऐसे पौधे लगाना चाहिए जो कि छाँव को पसंद करते हों, जैसे कि हल्दी और बहुत से ऐसे पौधे जो कि छाँव में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ घर के अंदर के पौधों को भी कम से कम हमको, जो इंडोर प्लांट्स हो उसको भी 1 से 2 दिन के बाद धूप थोड़ा सा हमको अवश्य दिखाना चाहिए। फिर पशु बाड़े से पर्याप्त दूरी होना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में यदि हमारे परिवार के पास यदि पशु हैं तो उसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है, या पशु यदि आसपास भी हैं तो उनसे सुरक्षित रखना हमारे लिए पोषण वाटिका को बहुत ज़रूरी है, अन्यथा जो है पशु इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि उर्वरक प्रबंधन की, तो हमको उर्वरक प्रबंधन किस तरीके से देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो वर्मी कंपोस्ट की जब हम बात करते हैं तो 1 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट हमको 1 वर्ग मीटर के हिसाब से पर्याप्त होता है। मतलब 3.5 फीट के चारों तरफ में हम ले लें तो 1 वर्ग मीटर में हमको 1 किलो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है। यदि वर्मी कंपोस्ट हमारे पास उपलब्ध नहीं है और गोबर की पकी हुई खाद है तो 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ये पर्याप्त होती है। इसके साथ ही साथ वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि हमारे किचन से जो व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं, या हमारी जूठन निकल रही है, या हमारे जो पशुओं का गोबर इत्यादि है, उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र यदि डाल दिया जाता है, या कचरे में जो वेस्ट डिकम्पोज़र ये बहुत बढ़िया काम करता है और जल्दी जल्दी जो है हमारी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाती है। अब क्योंकि पोषण गृह वाटिका जो है बहुत थोड़े से स्थान में लगाई जाती है, तो कीट प्रबंधन के लिए हमको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक तरीके से जो कीटनाशी बनाए जाते हैं उनका ही हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें। पहले के समय में लोगों को हमने देखा है कि राख का जो उपयोग है पत्तियों पे किया जाता रहा है, जिससे कि एक बहुत अच्छा ये खाद का काम तो करती है, साथ ही साथ जो कीट रोग हैं उनको भी नियंत्रण में काफ़ी मदद करती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो हरी लाल मिर्च है, सामान्य सी एक बात होती है कि यदि पिसी हुई हरी मिर्च या लाल मिर्च को और लहसुन के साथ इसको यदि
पीस लिया जाता है, जिसको कि हम आग्नेयास्त्र का नाम देते हैं। और इसको यदि हमारे 1 लीटर पानी के साथ हम 5 से 10 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके अपने प्लांट्स हैं या पौधे हैं उस पर यदि डालते हैं तो हमको फिर रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती और काफ़ी आसानी से हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ निराई गुड़ाई और लाइट ट्रैप का उपयोग, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी जो कीट होंगे वो लाइट की तरफ आकर्षित होते हैं, और लाइट ट्रैप को यदि उपयोग किया जाता है तो इससे हम बहुत हद तक अपने फसल को बचा सकते हैं। साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा विरिडी की जो हम बात करते हैं, इससे कि जो हमारी मृदा जनित जो फफूंदनाशी है, ट्राइकोडर्मा बहुत बढ़िया एक काम करता है, और इसको यदि प्रति वर्ग मीटर 3 से 4 ग्राम यदि डाला जाता है तो हमारी जो फंगस या हमारी भूमि में जो आने वाले रोग हैं उससे हम इसको बचा सकते हैं। फिर हमको ये है कि सब्जियों की जो पौध लगाई जाती है तो उस समय किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि रोपा हमेशा शाम के समय लगाएं, और जितनी शीघ्र हो आप अपनी नर्सरी से निकाल करके पौधे को अपनी पोषण गृह वाटिका में आप लेकर के जाएं। पौधा लगाने के बाद हल्के से मिट्टी को दबा देना है जिसमें कि हवा ना रहे, और सिंचाई हमको उसमें अवश्य करनी चाहिए। साथ ही साथ यदि पौध को जो हमने उखाड़ के रखा हुआ उसको गीले कपड़े से ढक करके रखें, और फिर जिस नर्सरी से हम उस रोपे को निकाल रहे हैं, चाहे हमने टोकनी में, बांस की टोकनी में लगाया हो या प्लास्टिक के किसी कंटेनर में या गमले में लगाया हो, उसमें भी पहले आप पानी दे दें, उसकी या सिंचाई कर दें, उसके बाद ही रोपा उखाड़े, जिससे कि जो इसकी जो जड़ें हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो और सीधे जो है पौधे को हम आसानी से वो अपना सर्वाइव कर पाएँ। और साथ ही जो है कि जो भी हम उर्वरक डाल रहे हैं वो उनको जो है पौधे की थोड़ी सी दूरी पे हमको डालना चाहिए, ना कि हमको जड़ों के पास। इस मॉड्यूल में हमने समझा कि सही भूमि, खाद और जल प्रबंधन पोषण वाटिका की सफलता की नींव है। फिर है पोषण बगिया का उपयोग। हम सुबह शाम अपनी पोषण गृह वाटिका में कार्य करते हैं तो एक इससे शारीरिक व्यायाम होता है, और प्रकृति के पास रहने से हमारा मन जो है वो बहुत प्रसन्न होता है, और प्रकृति को काफ़ी लंबे समय तक हमको जो है उसके साथ रहने का मौका मिलता है। इस तरीके से हम अपने समय का सही सदुपयोग करते हैं। साथ ही साथ इस बगिया की जो सब्जियां होती हैं वो बाज़ार की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होती है। एक सामान्य सी बात है कि जिनमें रसायन डले हुए हैं उनकी अपेक्षा जो हम प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से अपनी सब्जियों को अपने घर में उगा रहे हैं तो उससे हमको जो है पौष्टिकता और स्वाद में निश्चित तौर पर हमको अंतर देखने को मिलता है, और स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी लाभदायक होते हैं। और घरेलू धार्मिक कार्यों के लिए भी, जैसे कि पुष्प और आदि की व्यवस्था यदि हम कर पाते हैं तो भी हम अपनी पोषण वाटिका से हम इसको उपलब्ध करा सकते हैं। तो रसोई का जो शेष पानी है वो व्यर्थ नालियों में नहीं जाएगा, बल्कि इससे जो है अपनी पोषण वाटिका का जो है सिंचाई के लिए हम इसको कर सकते हैं, जिससे कि पानी की बचत भी काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। हमारी बगिया में जो पानी देना हो तो उसके लिए बेहतर है कि हम रसोई का पानी, जो बिना उपयोग किया हुआ पानी है उसका हम उपयोग करें। इसके साथ ही साथ यदि पोषण बगिया की हम बात करें तो इसमें मिलने वाली फल और सब्जियों पे हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि फल और सब्जियों पे जो पैसा खर्च होता है उसको भी हम अपने पोषण वाटिका के माध्यम से हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ जब यदि हम बहुत थके हुए हैं और सुंदर फल, फूल और हरियाली निश्चित तौर पे जो है हमारे दिमाग को जो है एक अलग ही थकावट दूर करने में सहायक होती है। साथ ही साथ घर में जो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी प्रकृति से उनको जुड़ने का मौका मिलता है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो छोटे से बीज से लेकर के एक बड़ा वृक्ष तैयार होता है, बच्चे इससे रूबरू हो सकते हैं। ठीक, अब ये है कि पोषण वाटिका कितनी बड़ी होनी चाहिए जिससे कि हमारे परिवार के 5 से 6 लोग जो हैं उनका भरण पोषण इसके माध्यम से पूरा हो सके। पर एक आदर्श पोषण बगिया के लिए 200 से 250 वर्ग मीटर लंबाई और चौड़ाई की हम बात करते हैं कि ये यदि हमारे पास इतना स्थान उपलब्ध हो तो बहुत व्यवस्थित तरीके से जो है हम 4 से 5 सदस्यों के लिए इसको उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। और जब पोषण उद्यान को हम लगाते हैं तो इसमें हमको ये ध्यान रखना होता है कि भाई छायादार वृक्षों को ऐसे जगह पे हम लगाएं जिससे कि पौधों की जो छाया है कम से कम इन जो सब्जियां हैं उनके ऊपर ना पड़े, क्योंकि इससे विपरीत प्रभाव उनकी वृद्धि और विकास पे पड़ता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है निरंतर उनको आवश्यकता होती है। और फिर पोषण वाटिका में जब हम करते हैं तो हमारी जो सिस्टमेटिक एक बगिया होनी चाहिए, फसल चक्र ऐसा होना चाहिए किस सब्जी के बाद कौन सी सब्जी को हमको लगाना है, जिससे कि 12 महीने वर्ष पर्यंत जो है हमको सब्जियां और फल जो है वो उपलब्ध हो पाए, और हमारे लिए जो कि आर्थिक रूप से थोड़ा सा बर्डन हमारे ऊपर कम हो।
ये एक वीडियो है जिसमें कि बताया गया है कि कितने सारे केमिकल्स और कितनी सारी जो दवाइयाँ हैं जो हमारे मानव शरीर के अंदर जा रही हैं, जो कि कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। इवन जो दुकानों पे जितनी भी सब्जियां मिल रही हैं उसमें ऐसे कलर से उनको रंगा जा रहा है जो कि हमारे शरीर के लिए कैंसर और घातक रोगी हमको बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही साथ जब पोषण वाटिका के हम उपयोग की बात करते हैं, जैसे कि पोषण उद्यान में हमको बेल वाली सब्जियों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। फल वाली सब्जियां हम लगा सकते हैं, जड़ और तने वाली सब्जियां हमको लगाना है, फल लगाने हैं, मसाले और फूल हमको पोषण उद्यान से मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बीन्स की हम बात करते हैं वो हमको प्राप्त हो जाए और हरी पत्तेदार सब्जियां भी हमको प्राप्त हों। इसके साथ ही साथ जो हमने बाड़ लगाई हुई है, हमारी बगिया के चारों दिशाओं में तार या दीवार करके बेल वाली सब्जियों को इसमें आसानी से चढ़ाया जा सकता है, जैसे कि करेला है, लौकी है, तोरई है, ये सारी सब्जियां जो हैं वो बेलों पे चढ़ाई जा सकती हैं या बाड़ पे लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ 1 वर्षीय पुष्पों के पौधों को भी हमारे अपने यदि गार्डन में लगाते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि यदि हम गेंदे की हम बात कर लें, गेंदा बहुत अच्छा हमारे लिए हमारी पोषण वाटिका के लिए काम करता है, क्योंकि ये कीड़ों को आकर्षित करता है जिससे कि हमारी फसलें बची रहती हैं और जितना भी हमारी धार्मिक कार्य, दूसरे अनुष्ठान कार्यों के लिए भी जो है गेंदे के माध्यम से हमको हमारा बगिया अपने आप में सुंदरता को बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है फेंसिंग में हम जो बची हुई जगह है उसके लिए भी हम अलग अलग सब्जियों को हम इसमें लगा सकते हैं। और क्यारियाँ जो हैं, क्यारियों को या मेड़ पर जो है उसमें भी हमको कंद वाली सब्जियों को लगा करके, मूली है, शलजम है, गाजर है, इनको लगाया और नीचे की क्यारियों में दूसरी सब्जियों को लगा करके भी हम इसका पोषण वाटिका का सही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक ये 250 मीटर स्क्वायर की एक लेआउट बनाया हुआ है, या इसका पूरा हमने लेआउट तैयार किया हुआ है जिसमें कि 10 मीटर हमको चौड़ाई रखनी है और 25 मीटर के आसपास जो हम 250 मीटर स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो टोटल हमारा ये क्षेत्र होता है, जिसमें से कि बीच में आप देख रहे हैं कि रास्ता है और बीच बीच में हमने इरिगेशन चैनल या हमने पानी के लिए नालियों की व्यवस्था की हुई है। और जो 10 क्यारियाँ हैं उसमें मौसम के अनुसार हमको जो है हमारी सब्जियों को हमको लगाना है और दक्षिण दिशा की तरफ हमको जो है अपने पौधे, जो फलदार वृक्ष जो हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, जिससे कि पौधों पे दिन भर की धूप उनको आसानी से मिल सके और शाम की जो छाया वाला जब या सूर्य जब होता है उस दिशा का हमको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सूर्य का जो प्रकाश जितना ज़्यादा हमारे पौधों को मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा। इसके साथ ही साथ एक पोषण बगिया का अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि 7 मीटर का एक गोला बना करके 7 दिन 7 क्यारी की बात करते हैं, या 7 बराबर भागों में हम इसमें 21 क्यारी की हम बात करते हैं। ये जो आपको एक लेआउट इसमें दिख रहा है तो 7 मीटर का एक गोला घेरा हमने इसमें बना रखा है और इस घेरे में शुरुआत के साथ साथ हमने प्लॉट दिए हुए हैं, जिससे कि 3 हिस्सों में और नीचे बीच में इरिगेशन चैनल के साथ ही साथ जो है पहला घेरा जो हमने रखा है 1.5 मीटर का है, दूसरा जो है 2 मीटर का और तीसरा घेरा जो है 3 मीटर का रखा हुआ है और बीच में आधे मीटर के हमने पानी में क्यारियों में पानी देने के लिए है। तो एक समय में एट अ टाइम हमको जो है 21 तरह के हमको सब्जियां इसमें उपलब्ध हो जाएंगी। तो सबसे बीच वाला जो हिस्सा है इसमें हमने जो है बीच का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ पे एक गड्ढा हमको बनाना है कि हमारा पूरा पोषण उद्यान की जितनी भी सब्जियों का जो व्यर्थ है उसमें हमको हम उसमें डालें और ट्राइकोडर्मा डालकर जो है डिकम्पोजर डालें, ठीक है, जिससे कि हम जो है खाद हमारी अपनी खुद की उपलब्ध हो जाए। बीच में हम चाहें तो औषधीय पौधों को रख सकते हैं या फूल वाले पौधों को हम रख सकते हैं। साथ ही साथ जो बीच वाला सेकंड जो हमारा रो हमको जो दिखाई दे रही है, बाकी की जो हम बात करें जैसे कि 8 से 14 तक के जो हमारे प्लॉट्स हैं उसमें हम फल वाली सब्जियों को हम लेकर के जा सकते हैं, जैसे बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है ना। और सबसे लास्ट वाली जो आपको दिखाई दे रही है 15 से लेकर के 21 तक के जो प्लॉट्स हैं ये बड़े प्लॉट्स हैं जिसमें कि हम हमारी हरी पत्तेदार सब्जियों को ले जा सकते हैं। और बिल्कुल कॉर्नर में यदि आप चाहें तो या तो फूल आप लगा सकते हैं या फिर आप मक्का या दूसरी फसल को लगा करके हम एक और अतिरिक्त हम एक व्यवस्था कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि वैज्ञानिक लेआउट से सीमित क्षेत्र में भी अधिक और संतुलित उत्पादन संभव है।
ये जो है 6 बाय 6 मीटर का पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसका एक जो ब्लॉक तैयार किए हुए हैं कि 5 ब्लॉक में आप कैसे साल भर जो है अपनी सब्जियों को लगा सकते हैं, जिसमें कि जैसे है कि 1 मीटर 2 मीटर, पहला ब्लॉक जो है 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर का है। और जैसे पहले आप लौकी जून से दिसंबर तक आप लौकी ले जा सकते हैं, उसके बाद प्याज जो है जनवरी से लेकर मई तक आपकी जा सकती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हम मूली की बात करते हैं जुलाई से सितंबर तक जा सकती है। अदरक जो है हम अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ले सकते हैं, मई से जून के बीच में जो है अलग अलग सब्जियां हम ले सकते हैं। धनिया हमारे लिए पूरे वर्ष पर्यंत के लिए जो एक प्लॉट हमने जो 1 मीटर का रखा हुआ है। इसी प्रकार से ब्लॉक बी जो रखा हुआ है, बैंगन है, लोबिया है, 3 बाय 3 मीटर के 2 प्लॉट्स हैं हमारे। इसी प्रकार से जो ब्लॉक सी है उसमें भी 3 बाय 3 मीटर के हमने रखे हुए हैं, जिसमें कि चौलाई, बरबटी, ठीक है, टमाटर, लौकी आदि हम ले जा सकते हैं। ब्लॉक डी में हमने रखा हुआ है कि पुदीना है ना, या खरबूजे की हम बात कर लें। फिर 2-2 मीटर के 3 प्लॉट्स हैं। तो इस तरीके से 6 बाय 6 मीटर का एक बहुत छोटा सा एरिया है, जिससे कि साल भर हम 4 परिवार के, और ये रिसर्च है कि 4 लोगों को हम निश्चित तौर पे जो है इनका भरण पोषण इस 6 बाय 6 मीटर के पोषण उद्यान के माध्यम से कर सकते हैं। और पूरे वर्ष पर्यंत जो है हमको फल वाली सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, कंद वाली सब्जियां और जड़ वाली सब्जियां जो है, जो सारी की सारी जो है हमको ये उपलब्ध हो सकती हैं। फिर 100 फीट बाय 30 फीट का एक लेआउट है, जिसमें कि 20 प्लॉट अलग अलग, ये निर्भर करेगा कि हम किस तरीके के पोषण गृह वाटिका को प्राथमिकता दे रहे हैं। ये हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या, हमारे पास उपलब्ध भूमि के ऊपर बहुत हद तक जो है ये पोषण वाटिका निर्भर करेगी, जिसमें कि ये 100 फीट और 30 फीट का जो हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई 100 फीट और चौड़ाई जो 30 फीट है। और 20 प्लॉट इसमें कटे हुए हैं, जिसमें कि 4 ब्लॉक इसमें दिए हुए हैं कि जो है 80 स्क्वायर फीट का हर प्लॉट जो है उसको रखा हुआ है। ब्लॉक बी जो है रेनी सीजन के कुकुरबिट्स की, या हम ऐसी सब्जियों की बात कर रहे हैं जो कि कुकुरबिट्स हैं या बेल वाली सब्जियों की हम जो बात कर रहे हैं वो इसमें है। और इसमें लकड़ी के फ्रेम पे इनको जो है हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से नर्सरी बेड भी हमने इसमें रखा हुआ है कि 6 फीट बाय 2 फीट की एक नर्सरी बेड हमारे इसमें उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो ब्लॉक डी रखा हुआ है उसमें हमने पूरे जो फ्रूट प्लांट्स हैं उसमें, जैसे कि एक नींबू लगाया हुआ है, एक पपीता यदि आप प्लान करते हैं, एक जो केला है, मुनगा है, तो ये ऐसे फलदार वृक्ष हैं जो कि बहुत कम समय में हमारे लिए, जैसे कि हम केले की बात कर लें, पपीता की बात कर लें, बहुत कम समय में 1 वर्ष के अंदर ही जो है 1 से 2 साल में हमको लिए तैयार हो जाते हैं। ड्रम स्टिक में भी हम जब बात कर रहे हैं मुनगा की, तो मुनगे की भी 2 या 3 महीने के बाद से हम उसकी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और फली और जो फूल हैं वो 5-6 महीने के बाद से आजकल ऐसी ड्राफ्ट वैरायटी आ गई है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। 3 से 4 साल के अंदर ही जैसे इस प्रकार से जो हमको जो लाइम का है या नींबू जो है वो हमारे लिए उपलब्ध होने लगेगा। तो ये जो हम प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं या हमारे जो लेआउट की हम बात कर रहे हैं कि 37.5 मीटर इंटू 14 मीटर का जो एरिया है, या हम 525 स्क्वायर मीटर की जब हम बात करें, 525 स्क्वायर मीटर में इतना व्यवस्थित तरीके से जो है हमारी क्यारियाँ बनी हुई है। हमने 24 क्यारियाँ इसमें निकाली हुई हैं। इसके साथ ही साथ प्लांट्स का यदि आप लेआउट देख रहे होंगे तो इसमें सारे फ्रूट प्लांट्स और ऐसे फ्रूट प्लांट्स जो कि बहुत जल्दी एक बार हमने इस्टेब्लिश कर लिया है तो कंटिन्यू जो है, जैसे कि आप केले की बात कर लीजिए या हम पपीते की बात कर लें या हम ड्रम स्टिक की बात कर रहे हैं, तो एक बार लगाने के बाद लंबे समय तक जो है हमको कंटिन्यू और जल्दी और कंटिन्यू हमको जो है फ्रूट्स इनके माध्यम से मिल सकते हैं। गुआवा भी जैसे है कि अमरूद यदि हमने लगाया हुआ है, या आम में ज़रूर थोड़ा सा समय लगेगा, पर आजकल ड्राफ्ट वैरायटी ऐसी आ गई हैं कि 3-4 साल के बाद से जो है हमको ये उपलब्ध होने लगते हैं। फिर ये अभी जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सॉइल लेस किचन गार्डन भी हम बना सकते हैं, कि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या बायो फर्टिलाइज़र की हम जब बात करें, लिक्विड फर्टिलाइज़र को यदि हम बात करें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के माध्यम से बिना सॉइल के हम इसको तैयार कर सकते हैं। और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये कॉन्सेप्ट है, जिसे कि जो है डॉक्टर केजी सिंह ने इसको तैयार किया हुआ है। और ये बताया है कि भाई सिर्फ 20 स्क्वायर मीटर में ये पूरा की पूरा लेआउट जो है वो तैयार किया जा सकता है। उससे 2 से 4 लोगों के जो रिक्वायरमेंट है परिवार की अपने पोषण की, उससे जो है काफ़ी आसानी से हम पूरी कर सकते हैं। और वर्ष
वर्ष पर्यंत जो है हमको बिना भूमि के भी जो है लिक्विड फर्टिलाइजर के माध्यम से हम सब्जियों को उगा सकते हैं। इतनी दूरी जो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जो बात करते हैं कि कम से कम जो हमारा कितना डिस्टेंस हमको होना चाहिए पौधे से पौधे की दूरी के बीच में जो है, तो 5 बाय 5 मीटर से लेकर के डिपेंड करता है कि किस तरीके के वृक्ष आप अपने पोषण बगिया में लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि अमरूद की बात की उन्होंने कि भाई 6 बाय 3 पे भी यदि आप लगाते हैं, आम जो है वही 5 बाय 5 मीटर पे भी यदि आप लेकर के जाते हैं तो आप आसानी से जो है इसको अपन उपलब्ध कर सकते हैं। फिर किचन गार्डन की जैसे हम बात करें कि अलग अलग तरीके की, जैसे हमने जो पोषण वाटिका बनाई हुई है उसमें बीच बीच में जो रास्ता है, जो इरिगेशन चैनल है, या जो हम मेड़ की जब बात कर रहे हैं उसमें भी ऐसे फ्रूट्स, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स को भी हम अपनी पोषण वाटिका में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सी बीमारियों को जो है हमारे घर पे ही हम उसको समाप्त कर पाएँ। जैसे हम बात कर लें कि तुलसी बहुत आसानी से हमारे लग सकती है, गिलोई जो है वो बहुत आसानी से हम बहुत छोटे सी जगह पे हम इसको लगा सकते हैं, पुदीना बहुत छोटी सी जगह पे इसमें लगाया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे करेली ये भी बहुत छोटी सी जगह से छोटे से प्लांट से हम इसको तैयार कर सकते हैं। दिस मॉड्यूल में हमने जाना कि मौसम, पोषण आवश्यकता और पारिवारिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए फसलों का विविधीकरण करने से पोषण वाटिका से वर्ष भर संतुलित और विविध आहार प्राप्त किया जा सकता है। फिर यदि 2 फसल हमको रखनी है तो किस तरीके से हमारी पोषण वाटिका में, है ना, आप कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 2 फसल चक्र हो सकता है, 3 फसल चक्र हो सकता है, 4 फसल चक्र हो सकता है। ये निर्भर करेगा कि हमारे पास कितनी जगह उपलब्ध है। जैसे कि 2 फसल चक्र की यदि हम सब्जियों की बात करते हैं तो बैंगन जो है जून से फरवरी तक आप लगा सकते हैं। ठीक है, शिमला मिर्च है जुलाई से फरवरी तक, मिर्च जो है जुलाई से फरवरी तक जा सकती है। ये हमारे जो प्लॉट्स कटे हुए हैं, जो हमने छोटे छोटे जो प्लॉट्स बनाए, या नहीं तो प्रो बैग जो हम बात करते हैं कि आजकल मार्केट में जो बैग्स उपलब्ध होते हैं, या इवन जो प्लास्टिक के हमारे पास जो बकेट उपलब्ध होते हैं उसमें भी जो है हम इनको प्लांट्स को लगा सकते हैं। स्पेशली कुकर बिट्स जो होती हैं, इतनी गहराई बकेट की या पॉट्स की होती है कि आप काफ़ी आसानी से बेल वाली सब्जियों को आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इवन थर्मोकोल के जो बॉक्स होते हैं उसका भी परिवार में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो अलग अलग सब्जी, यदि 2 फसल सब्जी का अनुक्रम हमको रखना है तो भाई बैंगन है, मिर्च है, शिमला मिर्च है, अदरक है, गिलकी है, सेम है, लौकी है, टमाटर है ना, भिंडी, ककड़ी, करेला, ठीक, मिर्च, पालक, आलू, लहसुन, प्याज, ये सारी की सारी 2 फसल चक्र में जो हम लंबी, क्योंकि ये लंबी फसलें हैं कि साल में 2 फसलों को ही आप इसमें निकाल पाएंगे। इसी में यदि हम 3 फसल चक्र की तरफ अपनी पोषण ग्रह वाटिका की तरफ जाते हैं तो ऐसी फसलें जो कि 4-4 महीने के अंतर से जो है वो हमको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लोबिया है, भिंडी है, टमाटर है, कद्दू, प्याज, फूल गोभी, पालक, भिंडी, पत्ता गोभी, आलू, गाजर, फूल गोभी, ककड़ी, ये सिस्टमेटिक हमारा एक प्लॉट खाली होगा, उसके बाद दूसरी प्लॉट को हमको उसमें लेकर के जाना है। इन जनरल जैसे हमने कहा कि भाई जुलाई से सितंबर में हमने लोबिया लिया हुआ है ना, उसी प्लॉट को हमने खाली किया और सितंबर के बाद से उसी में फिर हमने उसमें जाकर के अक्टूबर में हमने फूल गोभी को लगा दिया। उसी प्लॉट में सेम फूल गोभी के बाद जो है फिर हम जो करेंगे कि जैसे फरवरी में हमारी फूल गोभी हार्वेस्ट हो जाएगी, उसके बाद वापस से हम ककड़ी की तरफ आ जाएंगे और मार्च से जून के बीच में जो है हम उस प्लॉट से हम ककड़ी को ले सकते हैं। तो ये टोटल हमारे जो प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं कि 10 प्लॉट्स भी हमने ले रखे हैं, तो किस किस फसल को किसके बाद हम ले जा सकते हैं। जैसे कि भिंडी जून से सितंबर तक हमने भिंडी को उस प्लॉट से लिया, सेम प्लॉट में फिर उसके बाद हमने फिर गाजर को उस प्लॉट में हम लेके चले जाएंगे, और जब गाजर हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें टमाटर की तरफ चले जाएंगे। तो ये है 3 फसल सब्जियों का जो अनुक्रम होता है। फिर 4 फसल की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए हम किस तरीके से फसल चक्र को अपनाएंगे, तो प्लॉट की जो हम बात कर रहे हैं तो 4 फसल चक्र की जो है एक के बाद एक कम टाइम की जो फसलें होंगी उसको एक कंटिन्यू जो है हम एक फसल के बाद दूसरी फसल पे हम जाते हैं। जैसे कि ग्वार फली को है जुलाई से अक्टूबर में जो इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद से अक्टूबर से फिर हम आलू की तरफ चले जाएँ, मार्च से नवंबर के बीच में हम आलू ले लेंगे, फिर अप्रैल से जून के बीच में हम चौलाई की तरफ चले जाएंगे। वापस से जो हमारा जो चक्र है तो जो जिनकी की रिक्वायरमेंट हम जो बोल रहे हैं कि भाई कंटिन्यू हमको जो है हमको हरी पत्तेदार सब्जियों की आवश्यकता है, हमको फल और फूल वाली सब्जियों की भी हमको आवश्यकता है, और इसके साथ ही साथ जो है हमको जड़ वाली सब्जियों की जो आवश्यकता होती है। यदि इसी फसल चक्र को हम अपनाते हैं तो तीनों की तीनों जो हमारी सब्जियां होंगी वो हम इन पूरा वर्ष पर्यंत जो है इन प्लॉट के माध्यम से हम अपनी सब्जियों को
प्राप्त कर सकते हैं। जनरली 4 फसल सब्जियों का अनुक्रम जो है जो कंटिन्यू है कि जैसे अगस्त से अक्टूबर के बीच में हमने गाजर निकाला है, वहीं पे हमने अक्टूबर के जस्ट तुरंत बाद हम अपने प्लॉट पे जो हम बरबटी की तरफ चले गए। बरबटी जनवरी में जैसे हमारा हार्वेस्ट हुआ, हमने फरवरी में उसमें मूली लगा ली है। मूली 2 महीने में हमारी तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो है ककड़ी की तरफ अप्रैल और जुलाई में जा सकते हैं। इसी प्रकार से कद्दू जो है, सेम प्लॉट की हम बात करें तो कद्दू, इसके बाद बरबटी, गांठ गोभी, फिर लोबिया आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से मूली, मेथी, पालक और ककड़ी की तरफ हम जा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सही फसल चक्र, उचित बुवाई रोपाई समय और संतुलित सिंचाई एवं पोषण प्रबंधन अपनाकर फसलों की उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है। फिर एक समस्या हमारे साथ आती है कि पोषण बगिया जो हम लगाएंगे उसको, सब्जियों को हमको लगाना कैसे है, कितनी दूरी पे रखना चाहिए, पौधा लगाना है कि हमको बीज लगाना है। ये बहुत सारी समस्याएं जो है महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं कि भाई भिंडी जो है वो किस तरीके से लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी। तो एक सिंपल सा जो है कि उनके जो फसल चक्र है या फसल की जो विधि होती है, जैसे कि भिंडी जो लगेगी जून से जुलाई और हम फरवरी से मार्च के बीच में जो है हमारी भिंडी को हम लगा सकते हैं। और इसको लगाने का जो तरीका होता है वो बीज के माध्यम से ही भिंडी लगाई जाती है। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की जब हम बात करें तो कम से कम 1.5 से 2 फीट का अंतर जो भिंडी के जो प्लांट है उसके बीच में होना चाहिए। और 25 से 30 सेंटीमीटर का अंतर जो पौधे से पौधे के बीच में, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो अंतर आएगा वो 1.5 से 2 फीट का। और वही जो है 1 फीट के आसपास का जो पौधे से पौधे के बीच में भी हमको भिंडी का अंतर रखना होता है। इसी प्रकार से बैंगन जो होता है, बैंगन भी जो है जून से जुलाई में और फरवरी से मार्च में ना, ये कंटिन्यू बैंगन जो है हम उपलब्ध कर सकते हैं। इसमें हमको कम से कम 1 महीने का रोपा चाहिए होता है बैंगन का। पहले हमको रोपा तैयार करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है हम बैंगन को ले जा सकते हैं। और ये भी है कि कम से कम जो है इसमें 2 फीट का हमको पंक्ति से पंक्ति और रोपे की जब हम पौधे से पौधे की जब बात करते हैं तो 40 से 45 सेंटीमीटर का हमको अंतर रखना होता है। टमाटर जो है वो जून से जुलाई तक में हो सकता है ना, सितंबर से नवंबर के बीच में हो सकता है। पर इसमें भी वही है कि रोपा ही हमको टमाटर का चाहिए होता है। और पंक्ति से पंक्ति जो है लगभग 1.5 से 2 फीट और पौधे से पौधा आधे फीट से थोड़ा सा ज़्यादा यदि 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास जो है रोपे पौधे से पौधे की भी दूरी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रांचेस काफ़ी होती हैं। शिमला मिर्च की हम बात करें तो जून से जुलाई में और फरवरी से मार्च के बीच में हम लगा सकते हैं। शिमला मिर्च का भी रोपा ही तैयार होता है और जनरली जो है 45 सेंटीमीटर पे इसका पौधे से पौधे की दूरी और जो हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी की हम बात करें तो जनरली इसको हमको रखना पड़ता है। लौकी जो होती है जनरली हम बीज के माध्यम से लगाते हैं और इसके लिए हमको जो आवश्यकता होती है कि 2 से 2.5 मीटर चौड़ी क्यारियों की हमको आवश्यकता होगी। और जो है ये बेल चाहे तो अपन एक पूरा गोला बना सकते हैं और गोले में से ही सारी की सारी जो हमारी जो कुकुरबिट्स है या बेल वाली सब्जियां उसको ऊपर की तरफ हम बांस के माध्यम से ले जा सकते हैं। ठीक, टिंडा जो होता है वो भी फरवरी से मार्च के बीच में लगाया जाता है और जून से जुलाई के बीच में हम टिंडा लगा सकते हैं, पर ये भी बीज के माध्यम से ही लगाया जाएगा। और 90 सेंटीमीटर इसमें चौड़ी क्यारियों की हमको आवश्यकता होती है। और पौधे से पौधे की जो हम दूरी की बात कर रहे हैं तो भाई 45 से 60 सेंटीमीटर के आसपास हमको इसमें दूरी रखनी होती है। करेला भी बेल वाली सब्जी है। फरवरी से मार्च में और जून से जुलाई के बीच में जो है करेला लगाया जा सकता है। करेला भी बीज के माध्यम से लगता है और 90 सेंटीमीटर में तो 3 फीट के आसपास की इसकी चौड़ी क्यारियों की हमको आवश्यकता होती है। और पौधे से पौधा जो है वो 1.5 से 2 फीट के आसपास इसमें हमको दूरी रखनी होती है। इसी प्रकार से ककड़ी है, खीरा है, ये भी ककड़ी जो है जनवरी से अप्रैल तक हमको आसानी से मिल जाएगी और बीज के माध्यम से लगेगी। खीरा जो है फरवरी से मार्च के बीच में लगेगा, बीज के माध्यम से ही लगेगा और इनको भी क्यारियों में हम ले जा सकते हैं। फूल गोभी और बंद गोभी की जो बात करें, फूल गोभी जो है जुलाई से अक्टूबर के बीच में जाती है। फूल गोभी का ही रोपा ही तैयार होता है और 1.5 से 2 फीट का जो है इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की जो दूरी है कम से कम हमको 30 सेंटीमीटर के आसपास हमको अंतर रखना चाहिए। बंद गोभी भी जो है सितंबर से अक्टूबर के आसपास हम ले जा सकते हैं। 1 माह का पौधा ही इसमें रोपा जाता है, रोपे की आवश्यकता होगी। और जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या दूरी की बात कर रहे हैं तो
1.5 से 2 फीट इसका हमको पंक्ति से पंक्ति और पौधे से जो है वो 30 से 45 सेंटीमीटर के आसपास हम दूरी रख सकते हैं। मूली को हमेशा बीज के माध्यम से लगाया जाता है। मूली को जड़ वाली या कंद वाली जड़ वाली सब्जियां हैं, इसको हम चाहें तो मेड़ पर भी अपना हम लगा सकते हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच में काफ़ी आसानी से हमको मूली उपलब्ध हो जाती है। मटर की हम बात करें, मटर जो है वो बीन्स वाली सब्जियों के अंतर्गत आता है और 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हम जो है इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बीज के माध्यम से। बिल्कुल अभी जो है बीज के माध्यम से इसको लगाया जाता है और पौधे से पौधा इसमें जो 4 से 5 सेंटीमीटर का हमको लगभग 1 उंगली के बराबर हमको अंतर रखना होता है। और क्यारियों की जब हम पंक्ति से पंक्ति की बात करते हैं तो 30 से 45 सेंटीमीटर के आसपास, 30 सेंटीमीटर सफिशिएंट होता है। ठीक, फिर पालक की जब हम बात करते हैं, पालक भी जो है सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक और जनवरी और फरवरी में जो है लगती है। ये बीज के माध्यम से लगाई जा सकती है। इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है मतलब एक बीते के आसपास का हम अंतर रख सकते हैं। 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास हमको रखना पड़ता है और पौधे से पौधे की दूरी भी हमको जो है 15 से 20 सेंटीमीटर पर हम इसको ले जा सकते हैं। धनिया पूरे वर्ष पर्यंत हम इसको लगा सकते हैं और ये बीज के माध्यम से ही धनिया जो है वो लगाया जाता है। हमको जो रो टू रो या पंक्ति से पंक्ति की जो हम बात करते हैं तो 30 सेंटीमीटर के आसपास और पौधे से पौधे की जो हम बात करते हैं तो 3 सेंटीमीटर के आसपास जो है बहुत धनिया में हम अंतर रख सकते हैं। मेथी सितंबर से नवंबर, फरवरी में हम ले सकते हैं, बीज के माध्यम से जाएगी। चना अक्टूबर से नवंबर में बीज के माध्यम से जाता है। 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट का हमको डिस्टेंस रखना है। पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास रखना है। आलू को हम लगा सकते हैं वर्ष में सितंबर नवंबर, दिसंबर फरवरी के बीच में। प्याज को भी जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर में प्याज रोपे से लगता है। लहसुन को हम अक्टूबर नवंबर में ले जा सकते हैं, ये कली से लगेगा। अदरक जो है मई से जून के बीच में जाएगा जो कि कंद के माध्यम से लगता है। कद्दू अक्टूबर से नवंबर, जून से जुलाई के बीच में जा सकता है जो कि बीज के माध्यम से लगेगा। बरबटी फरवरी से मार्च में और जून से जुलाई के बीच में हम ले जा सकते हैं, ये बीज के माध्यम से लगेगी। 30 सेंटीमीटर से पंक्ति की दूरी हमको रखनी होती है। गाजर जो है अगस्त से अक्टूबर तक हम लगा सकते हैं। तरबूज जो है जनवरी से मार्च के बीच में जाया जा सकता है और 2 से 3 बीज हमको प्रति गड्ढे के हिसाब से इसमें लगाने होते हैं। फिर पोषण उद्यान का जो है कि भाई कि हमको किस रूप में लेके जाना है, कितनी दूरी पे रखना है, तो ये पूरा उसका प्लान बना हुआ है। एक जो हमको बात करनी है कि भाई क्यों राउंड द ईयर यदि हम देखते हैं कि वर्ष पर्यंत यदि हम देखें फल और सब्जियों की, तो यदि हर महीने में औसतन यदि हम 1000 रुपये भी, हफ्ते में यदि हम 300 रुपये की सब्जी लेकर के जा रहे हैं या 250 रुपये की फल और सब्जी ले रहे हैं, तो औसतन एक महीने में हम 1000 रुपये और पूरे वर्ष भर में जो है 12,000 से 15,000 रुपये तक जो है इसमें बचा सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जैविक एवं सुरक्षित कीट रोग प्रबंधन उपाय अपनाकर उत्पादन लागत घटाई जा सकती है तथा पोषण वाटिका से होने वाले आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य प्रभाव को बेहतर बनाया जा सकता है। सारांश में यदि हम देखें कि भाई जो कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो प्रति 4 परिवार का सदस्य है तो 1.5 किलो प्रतिदिन हमको आवश्यकता होती है, पर यदि व्यवस्थित तरीके से हमने पोषण बगिया को लगाया है तो हम भारतीय परिवार जो है वो इतनी पोषण वाटिका के माध्यम से हमारी सब्जियों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अपनी उपलब्धता कर सकते हैं। और 250 वर्ग मीटर के यदि क्षेत्रफल है तो 600 से 650 किलोग्राम तक सब्जियाँ प्राप्त की जा सकती हैं ना, और 125 किलोग्राम फलों को भी हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पे वर्ष पर्यंत की हम बात कर रहे हैं तो लगभग 12 से 15,000 रुपये हम बचा सकते हैं। कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमको जो फल फूल सब्जियां हम जो लगा रहे हैं उसमें रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम उपयोग हो, जिससे कि और हमको देशी गोबर की खाद जो केंचुआ खाद है इनका ही ज़्यादा से ज़्यादा हमको उपयोग करना चाहिए। कीड़े बीमारी यदि पौधों में आते हैं तो हमको नीम तेल है या अभी जो नीमास्त्र है ब्रह्मास्त्र है उनका हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि रसायनों पर खर्च तो कम होगा ही, हमारी शरीर भी जो है रसायनों से मुक्त रहेगा या हमारी सब्जियाँ रसायन मुक्त रहेंगी। और सुयोजित पोषण उद्यान लगा करके हम हरी सब्जियों को, फूलों को साल भर हम प्राप्त कर सकते हो, दैनिक खर्चों को हम बता सकते हैं। की गई है, आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस संबंध में हमने एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है। इनका उत्तर देने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो कि आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा।